उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर की सूनी पगडंडी पर उस दिन अचानक हलचल बढ़ गई थी। वर्षों से जहां सिर्फ बैलगाड़ियों और पैदल चलते लोगों के निशान दिखते थे, वहां आज धूल उड़ाती एक लंबी काली सरकारी गाड़ी धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रही थी। गांव के बच्चे दौड़ते हुए उसके पीछे लग गए। बूढ़े लोग आंखों पर हाथ रखकर धूप से बचते हुए अंदाजा लगाने लगे, कोई बड़ा अफसर लगता है। गाड़ी के ऊपर लगी लाल नीली बत्ती धूप में चमक रही थी। लेकिन इस हलचल से बिल्कुल अनजान गांव के किनारे बने एक पुराने ईंट भट्टे पर एक बूढ़ी औरत झुकी हुई कमर के साथ ईंटें ढो रही थी। उसका नाम था गंगा देवी। सफेद बिखरे बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, फटी हथेलियां और पैरों में चप्पल तक नहीं। उम्र लगभग 60 के पार थी, लेकिन मजबूरी ने उसे बूढ़ा होने का भी अधिकार नहीं दिया था। वो सिर पर भारी टोकरी रखे धीरे धीरे चल रही थी। हर कदम पर उसका शरीर कांपता था, फिर भी वो रुकी नहीं, जैसे दर्द अब उसकी आदत बन चुका था। लेकिन उसकी आंखों में एक चीज हमेशा जिंदा रहती थी, इंतजार। हर दिन काम करते करते वो सड़क की ओर देखती, जैसे कोई लौटकर आने वाला हो। 12 साल पहले गंगा देवी का एक बेटा था, विक्रम। वो बेहद होशियार और सीधा सादा लड़का था। स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। गांव के मास्टर जी कहते थे, अगर इस लड़के को मौका मिला तो ये बड़ा अफसर बनेगा। गंगा देवी दिन रात मेहनत करती थी, कभी खेतों में, कभी घरों में, बस एक ही सपना लेकर, मेरा बेटा पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात अचानक विक्रम गायब हो गया। पूरा गांव खोजता रहा, कुएं, खेत, जंगल, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद गंगा देवी जैसे जिंदा लाश बन गई। वो हर जगह भटकी, मंदिर, शहर, बस अड्डे, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटी। आखिरकार मजबूरी ने उसे इस भट्टे तक पहुंचा दिया। वर्तमान। उधर काली गाड़ी भट्टे के पास आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक जवान अधिकारी। दमकती वर्दी, कंधों पर सितारे, आंखों में तेज। वो कोई साधारण अधिकारी नहीं था, वो था आईपीएस अधिकारी विक्रम सिंह। 12 साल बाद वो उसी गांव लौटा था जहां से उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसने धीरे धीरे आसपास नजर दौड़ाई। मजदूर काम में लगे थे, भट्टी की आग जल रही थी, धूल हवा में उड़ रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर जाकर ठहर गई। झुकी कमर, सिर पर टोकरी, कांपते कदम। विक्रम का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उस औरत को देखते ही उसके भीतर कुछ टूटने लगा। वो पल गंगा देवी ने भी जैसे ही सिर उठाया, उसकी नजर उस अफसर से मिली। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे समय रुक गया हो। टोकरी उसके सिर से फिसलकर जमीन पर गिर गई, ईंटें बिखर गई। मुंशी चिल्लाया, अरे बुढ़िया, आंखें खराब हो गई है क्या? लेकिन गंगा देवी कुछ नहीं सुन रही थी। वो बस उस चेहरे को देख रही थी, जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो। विक्रम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, सांस तेज हो गई थी, और फिर वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर उसके होठों से धीरे धीरे एक शब्द निकला, मां। गंगा देवी का शरीर कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हाथों से विक्रम का चेहरा छूने लगी, माथा, गाल, और फिर रोते हुए बोली, विक्रम, मेरा बेटा। अगले ही पल वो उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा भट्टा ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। एक बूढ़ी मजदूर और एक आईपीएस अफसर मां और बेटा बनकर गले लगे थे। लेकिन विक्रम की आंखों में सिर्फ ममता नहीं थी, उसमें एक और चीज थी, आग। उसने धीरे से कहा, मां, मैं सिर्फ आपको लेने नहीं आया, मैं यहां न्याय करने आया हूं।
और उसकी नजर धीरे धीरे भट्टे के मालिक पर जाकर टिक गई। भट्टे की गर्म हवा अचानक भारी लगने लगी थी। मजदूरों के हाथ रुक गए थे। हर आंख अब सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी, विक्रम सिंह। अभी कुछ पल पहले जो बेटा अपनी मां से लिपटकर रो रहा था, अब वही चेहरा धीरे धीरे सख्त होता जा रहा था। उसकी आंखों में अब ममता नहीं, न्याय की आग जल रही थी। गंगा देवी घबराकर अपने बेटे को देख रही थी। बेटा, ये सब क्या कह रहा है तू? विक्रम ने धीरे से मां का हाथ थामा, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थी, सीधे भट्टे के मालिक पर। पुराना नाम, पुराना डर। वो आदमी भीड़ से थोड़ा दूर खड़ा था, चेहरा पीला, माथे पर पसीना, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसका नाम था धर्मपाल ठाकुर। विक्रम ने एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाना शुरू किया। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। फिर अचानक उसकी आवाज गूंजी, धर्मपाल ठाकुर। यह आवाज इतनी तेज थी कि जैसे भट्टी की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई हो। धर्मपाल चौंक गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। जी साहब, आपने बुलाया? पहचान। विक्रम उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों की आंखें मिली। विक्रम ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, पहचाना मुझे? धर्मपाल ने नजरें चुराई। नहीं साहब, मैं आपको कैसे पहचानूंगा? विक्रम के होठों पर हल्की कड़वी मुस्कान आई। 12 साल पहले भी तुमने यही कहा था, जब एक 10 साल का बच्चा तुम्हारे सामने खड़ा था। यह सुनते ही धर्मपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। सच सामने आता है, गंगा देवी कांपती आवाज में बोली। विक्रम, ये क्या कह रहा है तू? विक्रम ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मां, उस रात मैं गायब नहीं हुआ था, मुझे उठाकर ले जाया गया था। यह सुनते ही गंगा देवी की आंखें फैल गई। क्या? विक्रम ने भट्टे की ओर इशारा किया। यहीं से पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। 12 साल पुरानी रात। विक्रम की आवाज भारी हो गई। उस रात मैं स्कूल से लौट रहा था। तभी मैंने इस भट्टे के पास कुछ बच्चों को देखा। वे रो रहे थे, भूखे थे और उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। मजदूर एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम ने आगे कहा, मैं डर गया था, लेकिन मैंने सोचा कि यह गलत है, मुझे गांव में बताना चाहिए। उसकी आंखें अचानक धर्मपाल पर टिक गई। लेकिन तभी इस आदमी ने मुझे देख लिया। धर्मपाल के हाथ कांपने लगे। अपराध। विक्रम की आवाज अब और सख्त हो गई। इसे डर था कि अगर मैं सच बता दूंगा तो इसका पूरा धंधा खत्म हो जाएगा। इसलिए इसने अपने आदमियों से मुझे पकड़वा लिया। गंगा देवी रोने लगी। हे भगवान, विक्रम ने कहा, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया, कई दिनों तक मारा गया, भीड़ सन्न रह गई। फिर एक रात मुझे ट्रक में डालकर शहर भेज दिया गया। नई जिंदगी। कुछ पल की खामोशी के बाद विक्रम बोला, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। एक पुलिस अधिकारी ने मुझे पाया, मुझे अनाथालय भेजा। वहीं मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, और फिर उसकी आवाज में गर्व और दर्द दोनों थे। और वही बच्चा आज आईपीएस बनकर आपके सामने खड़ा है। भीड़ में हलचल मच गई। मजदूरों की आंखों में हैरानी और सम्मान था। न्याय की शुरुआत। विक्रम ने जोर से कहा, मैं यहां सिर्फ अपनी मां से मिलने नहीं आया, मैं यहां 12 साल पुराने अपराध का हिसाब लेने आया हूं। धर्मपाल के चेहरे से जैसे खून उतर गया। वो कांपते हुए बोला, साहब, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन इस बार विक्रम ने उसकी बात काट दी। सच दिखाऊं? खुलासा। विक्रम ने तुरंत एक पुलिसकर्मी को इशारा किया। भट्टे के पीछे बने पुराने गोदाम का दरवाजा खोला गया। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। छोटे छोटे बच्चे, धूल से भरे चेहरे, डरी हुई आंखें, कमजोर शरीर, वे सब वही बैठे थे,
जबरदस्ती काम करने वाले बच्चे, गुस्सा और हिम्मत। मजदूरों की आंखों में गुस्सा भर गया। एक बुजुर्ग मजदूर आगे आया। साहब, हम गवाही देंगे। दूसरा बोला, इसने हमें सालों तक डरा कर रखा। किसी ने कहा, कई बच्चों को तो बेच भी दिया गया। ये सुनते ही विक्रम की आंखों में आग भड़क उठी। गिरफ्तारी। विक्रम ने सख्त आवाज में आदेश दिया, धर्मपाल ठाकुर को तुरंत गिरफ्तार करो। पुलिसकर्मी आगे बढ़े और अगले ही पल धर्मपाल के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। वो चिल्लाने लगा, साहब मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन विक्रम की आवाज पत्थर जैसी कठोर थी। 12 साल पहले जब एक बच्चा तुमसे दया मांग रहा था, तब तुम्हें दया नहीं आई थी। एक नया आदेश। विक्रम ने चारों तरफ देखा और कहा, आज से यह भट्टा बंद रहेगा। सभी मजदूरों की मदद की जाएगी और इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी प्रशासन उठाएगा। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। मजदूरों की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। लेकिन एक सवाल बाकी है। गंगा देवी अपने बेटे को गर्व से देख रही थी, लेकिन विक्रम के चेहरे पर अभी भी अधूरापन था। उसने धीरे धीरे चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। फिर उसके होठों से एक नाम निकला, श्यामलाल काका। भीड़ में खड़ा एक आदमी कांप उठा। भट्टे की आग अब धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन वहां का माहौल अभी भी भारी था। हर कोई चुप था, जैसे सबको अंदाजा हो कि अब एक और बड़ा सच सामने आने वाला है। विक्रम की नजर भीड़ में खड़े उस आदमी पर टिकी थी। श्यामलाल काका, वही श्यामलाल जो कभी उसके घर आया जाया करते थे, जो बचपन में उसे गोद में उठाकर कहते थे, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन आज उनका सिर झुका हुआ था और शरीर कांप रहा था। सामना। विक्रम धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। हर कदम भारी था, लेकिन आंखों में सच्चाई जानने की जिद थी। वो उनके सामने आकर रुका और गहरी आवाज में बोला, श्यामलाल काका, उस रात आप भी वही थे, है ना? ये सुनते ही श्यामलाल के पैरों से जैसे ताकत निकल गई। भीड़ पूरी तरह शांत हो गई। गंगा देवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। कबूलनामा। श्यामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोले, हाँ बेटा, ये सच है। ये सुनते ही गंगा देवी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। विक्रम की आंखों में दर्द उतर आया। क्यों काका, आपने ऐसा क्यों किया? श्यामलाल वही जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। बेटा, उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे बच्चे भूखे थे। धर्मपाल ने मुझे पैसे और धमकी दोनों दिए। उनकी आवाज टूट रही थी। मैं डर गया था बेटा, मैं बहुत डर गया था। एक टूटता रिश्ता। गंगा देवी रोते हुए बोली, भैया, आपने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया? श्यामलाल सिर झुकाकर रोते रहे। उस रात जब उन्होंने तुझे पकड़ कर ले जाया, तो मेरी आत्मा उसी दिन मर गई थी। पूरा गांव ये सुनकर स्तब्ध था। विक्रम का फैसला। कुछ पल तक विक्रम चुप रहा। उसके अंदर 12 साल का दर्द, गुस्सा और टूटन एक साथ उमड़ रही थी। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से श्यामलाल के पास झुक गया। सबकी सांसें थम गई। विक्रम ने शांत आवाज में कहा, काका, आपने बहुत बड़ी गलती की थी। श्यामलाल ने सिर और झुका लिया। मुझे सजा दे दो बेटा। लेकिन अगली बात सुनकर सब चौंक गए। मैं आपको सजा देने नहीं आया। भीड़ में हलचल मच गई। माफी, लेकिन सीख के साथ। विक्रम ने कहा, अगर उस रात मैं शहर नहीं पहुंचता, तो शायद आज भी यही मजदूरी कर रहा होता। आपकी गलती ने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो सही था। उसकी आवाज अब मजबूत थी। याद रखिए, मजबूरी में गलत का साथ देना कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। पूरे गांव के लोग चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। एक और खतरा। तभी विक्रम की नजर भीड़ के पीछे खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो घबराया हुआ था, धीरे धीरे पीछे हट रहा था।
विक्रम की आंखें तेज हो गई। रुको! लेकिन वो आदमी भाग पड़ा। वो था भोलाराम, धर्मपाल का सबसे खतरनाक गुंडा। पीछा! भट्टे के पीछे धूल उड़ने लगी। भोलाराम तेजी से भाग रहा था और उसके पीछे विक्रम और पुलिसकर्मी। कच्चे रास्तों पर दौड़ते हुए वो एक पुराने गोदाम में घुस गया। विक्रम भी तुरंत उसके पीछे पहुंच गया। अंतिम सामना। अंदर अंधेरा था, टूटी लकड़ियां, पुरानी रस्सियां और सीलन की बदबू। विक्रम ने जोर से कहा, भागना बंद कर दो भोलाराम। कुछ पल की खामोशी, फिर अंधेरे से आवाज आई, साहब, मुझे माफ कर दो। भोलाराम सामने आया, कांपता हुआ, डर से भरा। वो घुटनों पर गिर गया। मैं सब सच बता दूंगा, सबसे बड़ा सच। विक्रम ने सख्त आवाज में पूछा, उन बच्चों का क्या हुआ जिन्हें तुम लोग ले जाते थे? भोलाराम की आवाज कांप गई। कुछ को फैक्ट्रियों में, कुछ को दूसरे भट्टों में। वो रुक गया। विक्रम चिल्लाया, और कुछ को? भोलाराम ने सिर झुका लिया। कुछ बच्चे कभी वापस नहीं आए। ये सुनते ही माहौल भारी हो गया। विक्रम की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। अंतिम गिरफ्तारी। पुलिसकर्मी अंदर आए और भोलाराम को पकड़ लिया। वो रोते हुए बोला, साहब, मैं गवाही दूंगा। विक्रम ने शांत आवाज में कहा, अब सच ही तुम्हारी सजा और मुक्ति दोनों तय करेगा। नया सवेरा। बाहर पूरा गांव इकट्ठा था। धर्मपाल और भोलाराम दोनों हथकड़ी में थे। मजदूरों के चेहरे पर पहली बार राहत थी। विक्रम ने ऊंची आवाज में कहा, आज से ये भट्टा हमेशा के लिए बंद। सभी मजदूरों को मदद मिलेगी और हर बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तालियों की गूंज पूरे गांव में फैल गई। मां का गर्व। गंगा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, गर्व के। उन्होंने विक्रम का चेहरा अपने हाथों में लिया। मेरा बेटा सच में बड़ा आदमी बन गया। विक्रम मुस्कुराया, नहीं मां, बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी मां को कभी रोने न दे। अंतिम दृश्य। अगले दिन, जब विक्रम की गाड़ी गांव से निकल रही थी, पूरा गांव सड़क के किनारे खड़ा था। मजदूर हाथ जोड़कर विदा कर रहे थे। बच्चे खुशी से हाथ हिला रहे थे और गाड़ी के अंदर गंगा देवी अपने बेटे के पास बैठी थी। उनके चेहरे पर अब थकान नहीं, सिर्फ संतोष था। कहानी का संदेश, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए मोड़ देती है। और सच्चा इंसान वही है जो अपने दर्द को न्याय में बदल दे।